Assalamu alaikum, Khawateen Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is a hot review, a solo hot review. आमना इसानी साहबा जैसे कि आपको पता है दुबई गई हुई हैं. इवन तो उन्होंने आज मंडे को वापस आ जाना था, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं पहुंची. और आपको हमने बहरहाल कुछ ना कुछ पहुंचाना तो था, आपको कोई ना कोई वीडियो पहुंचानी थी आप तक. तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अकेला बैठ जाऊँ. एक बार पहले मैं बैठा था अकेला ऐसे, और वो तजुर्बा काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगा कामयाब हुआ, और उसको कामयाब कराने वाले आप सब लोग हैं. तो मैंने फिर से ये जुर्रत की कि मैं अकेला बैठ जाऊं. अकेला हूं तो सही, लेकिन आप लोग मेरे साथ मौजूद हैं इस फ़ोन के थ्रू. आपके जो भी कमेंट्स हैं, आपका जो फीडबैक है उन ड्रामों के ऊपर जिनके बारे में आज मैं गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा, उसको भी इनकॉर्पोरेट करेंगे. और आपके कमेंट्स, आपके फीडबैक और मेरी कुछ बातों के ज़रिए मुझे ये लगता है कि ये वीडियो हम मुकम्मल कर ही लेंगे. थोड़ी सी मेरी अब प्रैक्टिस भी हो चुकी है. पहले मुझे कैमरे के सामने अकेले बैठ के बात करने में काफ़ी चैलेंज महसूस होता था. अब वो बेहतर हो गया है, क्योंकि बस को यहाँ पे मैं प्लग इन करना चाहूँगा. वहाँ पे मेरी काफ़ी प्रैक्टिस हो रही है. वहाँ के जो सारे इंट्रोज हैं वो कर करके मुझे देखता है कि कैमरे की आंखों में आंखें डाल के देख के बात करने का जो मेरा एक डर था वो ख़त्म हो गया है, और मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला है. आप लोगों का भी शुक्रिया. आप लोगों ने पिछली मेरी जो सोलो हॉट रिव्यू था आज से कई हफ्ते पहले, उसको अप्रिशिएट किया था. तो मैंने सोचा कि मैं दोबारा ये जुर्रत करूं, और मैं आ गया हूं. और आज हमारे पास ड्रामे यूं तो इतने नहीं हैं, क्योंकि अगर मैं और आमना साथ में रिकॉर्ड कर रहे होते आज का रिव्यू, तो हम केस नंबर 9 को भी इंक्लूड करते आज की वीडियो में. उसकी पहली 2 किस्तें आई, और मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ कि उसका बड़ा ज़बरदस्त फीडबैक आ रहा है. आई थिंक इट विल नॉट बी फेयर कि केस नंबर 9 की पहली 2 किस्तों का रिव्यू आमना की गैर मौजूदगी में हो, उनके बगैर हो. तो जो केस नंबर 9 का पहला रिव्यू है वो इंशाल्लाह आपको मिलेगा. वेंसडे को आमना आ जाएंगी आज वापस, तो कल ट्यूसडे को इंशाल्लाह हम आपके साथ वीडियो रिकॉर्ड करेंगे. मैं आज मंडे को ही ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ करीबन 5:30 बजे. अब ये चैलेंज है हमारी टीम के लिए, हमारे एडिटर्स के लिए, और हमारे उन लोगों के लिए जो वीडियो अपलोड करते हैं कि वो 8 बजे इसको अपलोड करें. पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो इस पर भी डिपेंड करता है कि मैं कितनी लंबी आपसे बात करता हूं. लेकिन उम्मीद है कि आपको 8 बजे आज पीर को ये वीडियो देखने को मिल रही होगी. कल ट्यूसडे को ख्वातीनो हज़रात आपकी खिदमत में एक धुआंधार धमाकेदार किस्म का इंटरव्यू में लेके आ रहा हूं. वो भी मैंने किया है. इस बार आमना क्योंकि गैर मौजूद थी, इसलिए इस बार वो ये इंटरव्यू ना कर सकी, और ये इंटरव्यू मैंने ही किया. इवन तो मैंने उनसे जब फ़ोन पे पूछा, मैंने कहा यार ये मैं इंटरव्यू करने लगा हूँ, क्योंकि मुझे पता चला कि वो उनकी भी बात चल रही थी ऑलरेडी इन्हीं से जिनका मैंने इंटरव्यू किया है. तो उन्होंने कहा आई रियली वांट टू डू इट. मैंने कहा टू बैड यू नॉट हियर, सो लेट मी डू इट. सो बता दूं, हाँ मैं बता सकता हूँ कि वो इंटरव्यू हो गया. कल आप देखेंगे इंशाल्लाह 8 बजे मंगल को माई इंटरव्यू विद रुमैसा खान. रुमैसा को आजकल हम लोग देख रहे हैं, जिनकी शादी उनकी शादी में, एंड शी इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर. मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैंने इंटरव्यू में भी बोला, मैंने उनको देखा था जॉन में पहली बार, एंड शी वॉज एक्सेप्शनली गुड. शी वॉज सो गुड. सो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं रुमैसा का इंटरव्यू करूँ. वो इंटरव्यू मैंने आज किया. मुझे उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया. हमारी बहुत इंसाइटफुल येट फन कॉन्वर्सेशन थी. आई थिंक रुमैसा का किरदार जैसा आप देख रहे हैं जिनकी शादी उनकी शादी में, वैसी ही वो रियल लाइफ में भी हैं. बड़ी दबंग सी, आउटस्पोकन सी, मज़े की बातें करती हैं. She's got a good sense of humor. So I hope you'll enjoy this interview tomorrow, जिसमें उन्होंने बड़ी डिटेल में सारी बातें की हैं, अपनी जर्नी की भी बात की है, जिनकी शादी की उनकी शादी, जिनकी शादी उनकी शादी से रिलेटेड भी बहुत सारी बातें की हैं. हर एक्सपीरियंस विद वर्किंग विद वहाज, सहर, एवरीबडी एल्स ऑन द सेट. तो आई होप दैट यू विल एंजॉय इट. उस पर भी आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा. वेंसडे को इंशाल्लाह जब आमना वापस आ जाएंगी, जब तक आ चुकी होंगी, जो वेंसडे को आप हमारा रिव्यू देखें, उसमें हम आपके साथ केस नंबर 9, मैं मंटो नहीं हूँ, तमाशा और ऐन इश्क, इन 4 के जो रिव्यूज़ हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे आज. जिसका मतलब ये हुआ कि मैं आपसे बात करूँगा तमाशा के बारे में. बाय द वे, कल जो एपिसोड आ रही है तमाशा की, कल एज इन ट्यूसडे को, वो आपने मिस नहीं करनी, ठीक है. आज हम बात करेंगे तमाशा की, आज हम बात करेंगे शेर की, और आज हम बात करेंगे जमा तकसीम की. एक्सक्यूज मी. और इन ड्रामों के ऊपर जो आपका फीडबैक है, ना सिर्फ हम टीवी और ARY के यूट्यूब चैनल्स के ऊपर जहाँ पे ये वीडियोस अपलोड हुई हैं, वहाँ से भी आपका फीडबैक लेने की कोशिश करेंगे. और जो समथिंग हॉट के रिव्यूज़ के ऊपर, इन ड्रामों के रिव्यूज़ के ऊपर आपका फीडबैक और कमेंट्स आए हैं,
उनको भी इनकॉर्पोरेट करेंगे आज की इस वीडियो में। अच्छा, आमना तो आज के रिव्यू में मेरे साथ नहीं है, लेकिन उनका एक वॉइस नोट आया, आपका पैगाम, आपके लिए एक पैगाम उन्होंने भेजा है, वो मैं आपको सुनाता हूँ कि उन्होंने आपके लिए क्या पैगाम भेजा है। Hello guys, Assalamu alaikum. Joining from Dubai. Sorry I couldn't make it for the recording, but I'm there in spirit and I'm sure हसन आपको बहुत entertain करेगा क्योंकि बातें करने को बहुत हैं। शेर में जो चरगे खाए गए हैं और जो ट्रू फेमिनिज्म पे ख़वातीन ने अपने आप को दिखाया है, फैंटास्टिक मैसेजिंग, उसके बाद तमाशा घर में जो तमाशे हुए हैं उन पे बहुत सी बातें और भी बहुत कुछ होता रहा है। बहुत से ड्रामे चले हैं पाकिस्तान में, दुबई के बीच में भी, ऑन द फील्ड, ऑन द टीवी स्क्रीन्स, लॉट्स टू डिस्कस, जो कि ऑफ कोर्स विल कैच अप ऑन व्हेन आई गेट बैक। इंशाल्लाह नेक्स्ट रिव्यू इकट्ठे होगा, लेकिन इस वाले को भी एंजॉय करें। और हसन, आई विल आल्सो बी ट्यूनिंग इन। आप पे नजर है बहुत सख्त। ओह, सडनली प्रेशर बढ़ गया जी। आमना इज आल्सो गोइंग टू बी ट्यूनिंग इन, सो आई होप आई डू गुड इनफ जॉब। तो चलते हैं पहले रिव्यू की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे शेर की। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, इवन तो मुझे लगता है कि ये 5, 6, 7 मिनट का अकेले सोलो इंट्रो हो चुका है चौधरी साहब का, मूव करते हैं। पहला ड्रामा जो डिस्कस करेंगे वो है शेर। और शेर के मैं आपके भी कमेंट्स निकालूं साथ साथ, और फिर हम बात करेंगे कि आज इस हफ्ते की 2 एपिसोड्स में क्या हुआ है। जो बड़ी एक मिस्ट्री थी कि आहद अब अमेरिका चला गया है और उसके बैग में शेर ने क्या डाला है, वो मिस्ट्री हमें रिवील हुई। पता चला कि आहद के बैग में शेर ने ड्रग्स डाल दी थी, और वो ड्रग्स, क्योंकि शेर का प्रोटोकॉल था पाकिस्तान में एयरपोर्ट पे किसी ने नहीं पकड़ी, ना स्क्रीनिंग हुई, ना ट्रांजिट फ्लाइट पे स्क्रीनिंग हुई। शायद आहद की डायरेक्ट फ्लाइट होगी, शायद वो PIA फ्लाई कर रहा होगा अमेरिका के लिए, क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि PIA फ्लाई करती नहीं है अमेरिका। आपको क्या लगता है? मुझे, मेरी जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है, मुझे याद नहीं आ रहा कि एनीवे चलें, क्रिएटिव लिबर्टी ले ली। पाकिस्तान से ड्रग्स जो हैं वो पास हो गई, स्क्रीनिंग नहीं हुई, शेर ने अपने प्रोटोकॉल के थ्रू सब कुछ क्लियर करवा दिया। आज भाई जब पहुंचे अमेरिका में, तो वहाँ पे उनके जब लगेज में से ड्रग्स मिली अमेरिकन अथॉरिटीज़ को, तो उन्होंने आहद भाई को वहाँ पे हिरासत में ले लिया। और ऑब्वियसली पीछे जो आप देख रहे थे, बदर साहब, बदर अंकल, बदर चाचू जो हैं, बदर जमान चाचू, वो बड़े परेशान हो गए कि उनका बेटा पकड़ा गया। और ये एक बिग रिवील हुआ। दूसरा जो एपिसोड जहाँ से शुरू हुई थी इस हफ्ते की, जो पहली एपिसोड थी, जो पिछले हफ्ते हमने देखा था, शेर जाता है शुजात साहब के पास, और मुझे बड़ी बात है, किरदारों के नाम खुद से याद हैं, मुझे पूछना नहीं पड़ रहा है, ना भूला हूँ, तो दैट्स गुड। तो शुजात साहब और शेर की जो मुलाकात हुई खेतों में, और जहाँ पे शेर ने बंदूक ऑफर की शुजात साहब को, पिस्तौल अपनी, और बोला कि आप मुझे गोली मार दें अगर आपको मेरी मौत ही चाहिए थी। तो शुजात अंकल ने आगे से कहा कि नहीं, तुम्हारी मौत मुझे नहीं चाहिए थी, मुझे तो इस बात का गम है कि मेरी बेटी ने मुझे दगा दी है। तो मैंने एक सेकंड के लिए सोचा, वहाँ पे मेरे जहन में आई ये बात कि बेटी ने भी तो दगा इसी बात पे दी थी ना कि आपको शेर की मौत चाहिए थी। That's what you wanted, right? You wanted शेर killed and you wanted your daughter to kill him. तो चाहिए तो आपको शेर की मौत ही थी, तो दगा आपको शेर की मौत ना मिलने पे ही मिली थी ना। तो काइंड ऑफ लाइक आई वाज लाइक यार, बात तो शेर ने सही की शुजात साहब से, तो शुजात साहब ने जो आगे से कहा कि बेटी ने मेरी दगा दी, दैट उसका मुझे गम है। तो दगा का गम है या शेर को ना मारने का गम है? और शेर को ना, अगर इशू ये था शुजात अंकल को कि बेटी ने दगा दी और शेर को मारना वाज नॉट द मोटिव, तो फिर तो बेटी ने सही किया ना। तो शुजात अंकल कितने कोई ढाम दिखाए हुए हैं कि उन्होंने ये ना सोचा कि यार कि मेरी बेटी ने मुझे इस बात पे, बेटी भी तो अगर दगा देती, बेटी अगर फॉर एग्जांपल इस बात पे दगा देती, जो पिछली बात थी आहद वाली, चलो वो समझ में आता है, उस पर उन्होंने बेटी को माफ कर दिया ये कह के यार कि तुम एक बंदे को मार दो, जान से मार दो, कत्ल कर दो। अब उस पर अगर बेटी ने कहा यार कि बाबा आई एम अ डॉक्टर, हाउ कैन आई किल समवन, तो ये दगा और वो दगा जो आहद वाली दगा थी वो सेम नहीं थी। या वो शुजात अंकल शेर को ये कहना चाह रहे थे कि मुझे तुम्हारे मौत का प्रॉब्लम नहीं है, मुझे फजर ने जो दगा दी उसका प्रॉब्लम है, और वो दगा अगर फहद वाली बात पे वो दगा की बात कर रहे थे तो चलें फिर मुझे समझ में आता है। लेकिन उसके भी जवाब में शेर ने बड़े अच्छा, बाय द वे दानिश लुक रियली गुड इन दैट सीक्वेंस, हिज वाइट शर्ट एंड यू नो हिज ओवरऑल लुक वाज वेरी गुड। इन 2 किस्तों में दानिश ने परफॉर्म भी बड़ा ज़बरदस्त किया है, उस पर भी आते हैं। बट जो शेर आगे से ये बात कहता है कि भाई आप फहद का गुस्सा आप मेरे पे निकाल रहे हैं, और फहद के ऊपर तो मुझे भी गुस्सा है, और फहद ने हमारा भी बेड़ा गर्क कर दिया, मेरा, मेरी बहनों का, मेरी माओं का, सबका जीना हराम इन लोगों ने किया हुआ है। फिर जब वो शेर चल के जा रहा होता है
और शुजात अंकल ऐसे हवाई फायर करते हैं। तो मुझे ऐसा लगा, मुझे नहीं पता आप लोगों का इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा, इन दैट मोमेंट व्हेन शेर हियर्स दैट गन शॉट, मुझे ये लगा था कि शेर जो जिस तरह से दानिश ने रिएक्ट किया कि वो शेर है, तो शेर को मुझे ऐसा लगता है कि बजाय ऐसे वो जो एक हल्का सा डर जो ऐसे उसने ऐसे किया कि शायद उसको गोली लग गई है। तो मुझे ऐसा लगता है, मैंने शुरू में भी एक बात की थी जब शादी वाला सीक्वेंस था शुरू में, और फजर को शेर लेके आता है और फिर उसको लोग पकड़ के गाड़ी में बिठाते हैं और शेर का हाथ ऐसे शीशे पे आता है। शेर को आप केज नहीं कर सकते, इसी तरह शेर को डर नहीं होता। तो अगर वो गन शॉट सुनता तो शेर ज्यादा से ज्यादा ये करता, एक सांस ले लेता या आंखें बंद कर लेता, बजाय ऐसा करने के। उससे मुझे ये इंप्रेशन गया, मुझे नहीं पता आप लोगों को क्या इंप्रेशन गया, कि शेर डर रहा था कि उसको गोली लग जाए। शेर है, शेर डरता नहीं है। और शेर को शेर बनाकर दिखाया गया है, और वो शेर बनाने वालों ने दिखाया। अगर आप आगे चलें, और वो एक सीन था जब बदर जमान फाइंड्स आउट कि फहद जो है वो उधर अमेरिका में जेल में बंद है और शेर खाना खा रहा है। अगर आप वो देखें तो वो शेर जिस तरह से बोटी खाता है, वो आई थिंक वो यही दिखाने की कोशिश की गई है कि ये असल में शेर है, मतलब शेर 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 है, शेर वाला शेर है, नॉट नाम का शेर। जिस तरह से वो अब यहाँ पे वो चल नहीं सकता, इस इंसर्ट मेरे ख्याल में आज हमारे इतना टाइम नहीं है, मैं कोशिश करूंगा अगर ऐड हो सका तो ये ऐड कर देंगे, बट आई थिंक इंसिनुएट यही करने की कोशिश की जाए। और आमना भी काफ़ी टाइम से ये कह रही है कि जिस तरह से शेर धाड़ता है, या जिस तरह से वो कभी कभी गुस्से में आ जाता है, पहले भी सीन्स में हमने देखा उसको रिस्ट्रेन करने की, जब हॉस्पिटल असाइलम के सीन्स थे, जब असाइलम के सीन्स थे उसको रिस्ट्रेन कर रहे होते थे, और जिस तरह से वो निकलना चाहता था या एग्रेशन शो करता था, तो शेर को बार बार शेर ही के तौर पे प्रेजेंट किया गया। तो फिर वो जब गोली चली तो जब वो ऐसे करता तो मुझे वो थोड़ा सा लगा कि उसकी जरूरत नहीं थी, उस एक्सप्रेशन को मेरे ख्याल में बेहतर किया जा सकता है। कितने गौर से देखा मैंने शेर, आप देखें, इस बात से अंदाजा करें। एनीवे, एक और जो बिग रिवील हुआ या मिस्ट्री हुई, शगुफ्ता वाली हुई सारी बात, शेर उसको अपनी बहन को ले जाता है मरजान को, वहां पे जाके मरजान उसको चमाड़ मार देती, शगुफ्ता ही नाम है ना, आई होप आई एम टेकिंग द नेम करेक्टली, आई एम टेकिंग द करेक्ट नेम। तो शगुफ्ता वाला सीन हुआ और चमाड़ हुआ। आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर देयर ऑल्सो कि शायद, बट खैर एनीवे, शगुफ्ता का क्या है कसूर है, वो तो आहत का कसूर है कि उसने उस लड़की से शादी की, तो शगुफ्ता के साथ नहीं होना था। मेरे ख्याल में वो केस अब क्लोज हो गए, बट इतना जब कुछ दिखाया आपने शगुफ्ता शगुफ्ता शगुफ्ता, इतनी सारी किस्तों को हमने देखा, तो ठंडी सी एंडिंग थी शगुफ्ता के आर्क की, मुझे कोई खास मज़ा नहीं आया कि इतना जब आपने दिखा रहा था स्क्रीन टाइम, तो फिर कुछ एंड में शायद मुझे लगा कि कुछ बहुत बचा के रखा होगा। दूसरी बात मुझे अजीब सी लगी थोड़ी सी कि वो घर, जब मिर्जान और शेर वहाँ पे पहुँचते हैं उस घर में, और मरजान उस घर को देखती कहती है, जब वो शेर उसे बताता है कि ये शगुफ्ता का घर है, तो कहती है देखा मुझे लगा था अंगूठी इसी ने चोरी की होगी। तो वो क्या मतलब, मरजान का कहने का मकसद ये था कि वो एक अंगूठी बेच के उसने इतना बड़ा घर बना लिया। हालांकि मरजान ने खुद ये कहा था कि वो 4.5-5 लाख की अंगूठी होगी। तो आमना ने इस पर यह भी बात उठाई थी कि ऐसी कौन सी डायमंड की रिंग है जो 4.5-5 लाख की हो, याद होगा आपको। तो बस वही राइटिंग में झोल नज़र आता है मुझे कहीं कहीं पे, तो फिर मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाता हूँ। शेर और फजर के सीन्स अगेन ना होने के बराबर, वही वॉइस नोट्स पे जो लव स्टोरी चल रही है। तो ऐसे करते करते मेरे ख्याल में शेर अब ख़त्म हो गया। अगले हफ्ते उसकी 2 किस्तें, आखिरी 2 किस्तें आएंगी, और देख लेंगे क्या होता है। मैं आपके कमेंट्स की तरफ थोड़ा सा बढ़ता हूँ, मैंने कुछ मिस तो नहीं किया। हाँ, फहद का बिग शो डाउन, जो उसकी शेर की बहन उससे डर रही होती है, और फिर शेर सुन लेता है कॉन्वर्सेशन फहद की और अपनी बहन की, और वो कहती है कि इसने छुप के वॉशरूम में मेरी वीडियो बनाई है। उसमें भी अगेन जिस तरह से शेर ढारता है और जिस तरह से शेर अपना एग्रेशन शो करता है, अगेन मुझे यही लगा कि उसको शेर प्रेजेंट किया गया है, शेर, विच इज ओके, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट, बट देन ही सेज कि अगर काश मैं तुम्हें मार सकता, तो आई वाज लाइक व्हाट्स स्टॉपिंग यू, दीज आर द पीपल हु किल्ड योर फादर, दीज आर द पीपल हु ट्राई टू किल यू ऑल्सो, सो क्या चीज तुम्हें रोक रही है शेर? जो वो कहता है कि मैं तुम्हें काश मेरा दिल चाहता मैं तुम्हें खा जाऊं, मैं तुम्हें मार दूं, तो वो क्यों नहीं मारा उसने? और फिर उसने उसको कहा राजदान को कि इसको ले जाओ, और अगर ये हवेली के पास भी मुझे नजर आया तो मैं इसको खा जाऊंगा। और शेर है तो शेर, और उसको प्रेजेंट भी ऐसे किया जा रहा है, लेकिन उसके एक्शंस शेरों वाले नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है, आप बताएं। अच्छा जी,
आपके कमेंट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आपने क्या कहा। ऐश कैंडी 7155 कहती हैं, शेर मैन एम ऑल अप फॉर ताज बीबी शादी। हाँ जी, ताज बीबी का भी मुझे याद आ गया, उनका जो रोमांस चल रहा है हॉस्पिटल में, मुझे लगता है थोड़ा एक्सेसिव हो गया। इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम ताज बीबी के रोमांस को, उनकी डॉक्टर साहब के बेटे के साथ जो पूरी इंटरेक्शन थी, फिर डॉक्टर साहब के साथ इंटरेक्शन थी, फिर सुनीता मार्शल का जो कैरेक्टर समरा के साथ जो पूरी इंटरेक्शन थी, इट्स टू मच फोकस ऑन ताज। ठीक है, समझ आ गई, उनका ट्रांसफॉर्मेशन भी समझ आ गई, बट हर एपिसोड में इतने लंबे लंबे सीन्स होते हैं। आई हैव टू से विद अ लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट, सलमान शाहिद साहब इज अ लेजेंडरी एक्टर। मुझे लगता है बहुत बड़े हमारे मुल्क के एक्टर हैं, बहुत बड़ा नाम है। आई सी हिम जस्ट लाइंग देयर ऑन द बेड, और पिछले 2-3 हफ्तों से इतना बड़ा नाम है, एंड आई जस्ट फील दैट ही इज बीइंग वेस्टेड। मुझे नहीं पता आपकी इस पे क्या राय है, और मुझे नहीं पता इसको और किस तरह से डील किया जा सकता था, हैंडल किया जा सकता था। बट इतने वो बड़े अदाकार हैं और इतना उनका इमेंस टैलेंट है, इतनी उनकी स्किल है, और पिछले 3 हफ्तों से ऑल वी सी ऑफ हिम इज हिम लाइंग ऑन द बेड इन द हॉस्पिटल, एंड दैट टू इन द बैकग्राउंड. So I just feel that it is kind of, it's kind of disrespectful also to an actor of his stature, and then his talent being wasted like that. I don't know इसका solution क्या, मुझे नहीं पता. I understand कि जब आप एक एक्टर को एक बड़े रोल में कास्ट करते हैं और फिर वो रोल के ऐसे कुछ सीन्स होते हैं, बट वो बार बार उन हॉस्पिटल वाले सीन्स को देखना मुझे वो फ्रैंकली स्पीकिंग थोड़ा सा बॉदर करता है. एनीवे, ऐश कैंडी लिखा, शेयर मैन एम ऑल अप फॉर ताज बीबी शादी, बट व्हाट वाज दैट साग डूइंग इन द हॉस्पिटल. ऐसे डॉक्टर्स के लिए खाना कौन लेके जाता है. और समरा पुप्पो जो मैच मेकिंग का रोल प्ले कर रही हैं, वैसे किसी भी डॉक्टर से इतनी पर्सनल कॉन्वर्सेशन कैसे कर सकती हैं. इट फील्स वियर्ड. ओके, I would not watch Sher in the cinemas. I enjoy watching dramas at home and movies in the cinema. Farah Somani 975. Okay. I agree. Sher has become very boring. Muntazir Mehdi ER6GN. I'm not enjoying Sher anymore. Harjeet SRAN SRAN 4661. ठीक है. Sher, I'm tired of the trope where the heroine keeps rejecting the guy because her family doesn't approve, and the guy shows no self-respect and keeps going her to get her daily dose of humiliation. Fajr doesn't behave like a foreign qualified doctor. She literally thinks she is her dad's property and he can abuse her as much as he wants. Sameen Shahid 7457. फजर अमेरिका जा रही है, आपको थोड़ा सा उसने गलत प्रूव कर दिया. शी इज़ बिहेविंग लाइक अ फॉरेन क्वालिफाइड डॉक्टर. उसका इंटरव्यू की कॉल आ गई है, अब वो अमेरिका ज़ाहिर जाएगी तो नहीं, बट ये भी हुआ एक चीज़. एनीवे, मेरे ख्याल में शेयर पे काफ़ी बात हो गई है. OLIJ3X ने लिखा है, शेयर फुली बोर्ड ऑफ इट नाउ, डोंट नो व्हाई आई स्टिल ट्यून्ड इन, फील्स लाइक नथिंग हैज प्रोग्रेस्ड एवर सिंस शेयर वाज इन द हॉस्पिटल. आई थॉट थिंग्स वुड पिक अप आफ्टर ही रिटर्न, बट इट्स बीन जस्ट अ repeat since weeks. About the father being angry, 33 episodes and the leads still aren't together or even getting much screen time, so what's the point? This comment was 2 weeks ago. तो या समझ में आता है कि ऑडियंस का फीडबैक भी काफ़ी सिमिलर है. जल्दी से मैं कोशिश करता हूँ कि शेयर की जो इस हफ्ते जो एपिसोड आई है उससे भी कोई फीडबैक हम जल्दी से ले लें. तो एक सेकंड में आपको बताता हूँ कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है. अच्छा जी, कोमल ज़ारा काज़मी, शेर, ये मैं शेर की जो एपिसोड है ARY के यूट्यूब चैनल पे जो अपलोड हुई है वहाँ पे कमेंट पढ़ रहा हूँ. जो मोस्ट लाइक्ड जो कमेंट है शेर के बारे में, शेर और फजर से ज़्यादा तो ताज बीबी और डॉक्टर की लव स्टोरी देखने का मज़ा आ रहा है. तो इनको, कोमल को डॉक्टर की कहानी पसंद आ रही है,
ताज बीबी की लव स्टोरी तो आउट ऑफ सिलेबस आ गई और वहाँ पे हार्ट बने हुए हैं, 411 लाइक्स इस पे हैं, 785 लाइक्स उस पे थे। ताज बीबी को देख के किसको खुशी हुई, हाजिरी लगवाओ, इस पे 106 लाइक्स हैं। द वे शेयर ईटिंग चिकन एंड सेड टू बदर जमान, इस उम्र में इतनी टेंशन नहीं लेते, हार्ट अटैक हो जाएगा। ही इज टेकिंग हिज रिवेंज इन फुल ऑन लायन किंग स्टाइल, 333 लाइक्स ऑन दिस। जब तक ताज बीबी को डॉक्टर से मुकम्मल मोहब्बत नहीं हो जाएगी तब तक काका साहब हॉस्पिटल में ही रहेंगे। 709 लाइक्स ऑन दिस। ताज बीबी और डॉक्टर की क्यूट लव स्टोरी स्टार्ट, हार्ट, 104 लाइक्स इस पे हैं। शेर ड्रामा का 136 ऑल एपिसोड देखने वाले किधर हैं, 910 लाइक्स इसके ऊपर। सो पीपल आर वॉचिंग इट, ठीक है, गुड। मेरी तरह किस किस को अब शेर और फजर से ज़्यादा ताज बीबी और डॉक्टर की लव स्टोरी का वेट है, हार्ट इमोजी, 426 लाइक्स ऑन दिस। सो देयर यू गो, द ऑडियंस इज अप्रिशिएटिंग एंड लाइकिंग ताज बीबीज रोमांस। तो मैं और आप कौन होते हैं भाई तनकीद करने वाले? लोगों को पसंद आ रहा है इसीलिए शेर के व्यूज़ भी आ रहे हैं। 15 मिलियन व्यूज़ हैं इस एपिसोड के ऊपर, एपिसोड नंबर 36 पे। क्या कह सकते हैं? मुझे नहीं पसंद आ रहा ताज बीबी का रोमांस, मुझे कोई ख़ास उसमें इंटरेस्ट नहीं है। मुझे शेर और फजर में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मेरा ओपिनियन अपनी जगह और इन सब लोगों का ओपिनियन अपनी जगह। आगे बढ़ते हैं जमा तकसीम की तरफ। जमा तकसीम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी and at times I feel that it is so close to reality that it actually gets a little disturbing. Not because कि कहानी में कोई प्रॉब्लम है, परफॉर्मेंसेस में कोई प्रॉब्लम है, डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम है, राइटिंग में कोई प्रॉब्लम, इसलिए नहीं मैं कह रहा। मैं कुछ कमेंट्स भी लोगों का फीडबैक देख रहा था कि वो क्योंकि ये इतना हकीकत पर मबनी है और इतना हकीकत से करीब है कि कुछ लोग जो हैं वो देखते हुए ट्रिगर होने। एंड आई थिंक आमना ने भी पिछली बार ये बात की थी, अब पिछली बार ये बात कही थी जमा तकसीम का रिव्यू करते हुए कि वो भी ट्रिगर हुई हैं। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट दैट इज़ ऑल्सो आई थिंक काइंड ऑफ नॉट अ बैड थिंग, बट इट डज एट टाइम्स बिकॉज अगर आप किसी चीज़ को जब देख रहे हो और आप ट्रिगर हो जाएं या कोई चीज़ देखते हुए आपको इतनी अच्छी हो कि वो आपको उस सोच में ले जाए कि यार ऐसे हुआ था या कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपको याद करे, फिर आप उसको अवॉइड करने लगते हैं। सो जमा तकसीम की अच्छाई ही शायद उसके लिए थोड़ा सा वो हो जाए, बिकॉज इट्स टू क्लोज टू रियलिटी आई फील। जो उसमें सारी थीम्स हैं, जो चीज़ें हैं, जिस तरह से दिखाई गई हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि बहुत सारी चीज़ें जब जमा तकसीम में हो रही होती हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये बोलें कि यार जो आप एक किरदार को अगर गलत लग रहा है तो गलत हो भी रहा है उसके साथ। फॉर एग्जाम्पल जब लैला के साथ कैस के पेरेंट्स की एक, स्पेशली जो जावेद शेख साहब का किरदार है, कैस के वालिद का, उनकी जो कॉन्वर्सेशन होती है और वो कहते हैं कि बेटा तुम्हें अगर काम नहीं करना दैट्स ओके, हम कोई जालिम सास ससुर नहीं है, हम तुम्हें शादी करके इस घर में इसलिए नहीं लेके आए कि तुमसे हम काम कराएं हैं, तुमसे कपड़े धुलवाएं या तुमसे खाने पकाएं। ये हमारे घर का एक निज़ाम है, एक हमारे घर का माहौल है, एक हमारे घर का वैल्यू सिस्टम है। तुमको अगर नहीं करना काम दैट्स ओके, लेकिन जो हमारा घर का एक माहौल और वैल्यू सिस्टम है उसको तब्दील मत करो या उसको तब्दील करने की कोशिश मत करो, हम इसमें सेटल्ड हैं। मुझे उनकी बात इतनी कोई अनरीजनेबल नहीं लगी, मुझे लगा यार फेयर है। कैस ने भी लैला को ये बात की कि तुम्हारे पेरेंट्स को पता था कि तुम मेरे घर का माहौल कैसा है, तुम्हारे पेरेंट्स बखूबी वाकिफ़ थे कि तुम्हें एक्सपेक्टेशन होगी कि वहाँ पे तुम्हें खाने पकाने पड़ेंगे या कपड़े धोने पड़ेंगे, तो फिर तुम्हारी अम्मा क्यों, वाई शी लुकिंग डाउन अपॉन ऑल ऑफ दिस एंड सेइंग कि यार कि तुम वहाँ पे खाने पकाने पड़े। तो कैस भी मुझे लगा कि यार वो रीजनेबल बात कर रहा है, वो इतनी अनरीजनेबल बात तो नहीं कर रहा। ऑन द अदर हैंड जो कैस की भाभी हैं उनका रवैया वाकई में अनरीजनेबल है। जिस तरह से वो अपनी नई
देवरानी को जिस तरह से वो ट्रीट कर रहे हैं, जिस तरह से कॉन्स्टेंटली उसको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी बुराइयां कर रहे हैं, तो वो तो अनजस्टिफाइड है। तो इट्स मिक्स एंड मैच। कहीं कहीं चीज़ों पे मुझे लगता है कि कैस की फैमिली ठीक है, कहीं कहीं चीज़ों पे ऑब्वियसली इट इज़ एविडेंट कि जो कैस की भाभी हैं उनका बड़ा बुरा रवैया है लैला की तरफ, और वो कान भी भर रही हैं जाके सास की। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपको ये सोचने पे मजबूर करे कि यार इसका फिर सोल्यूशन क्या था, व्हाट वाज द सोल्यूशन। जैसे लैला की माँ जब लैला को कहती है कि लैला का बाप जो दीपक परवानी साहब का किरदार है, इसी के यार यू नीड टू गो ईजी ऑन द किड एंड ऑल्सो ऑन आवर सन इन लॉ, इज़ अ गुड बॉय, अच्छा बच्चा है, तमीज़ वाला बच्चा है, सब कुछ वो हमारी बेटी का ख्याल भी रख रहा है, तो उससे तुम क्यों ऐसी बातें कर रही हो उसके सामने कि इसको खाने बनाने पड़े हैं जो भी। तो कहती यार मैं तो ख्याल करूँगी अपनी बेटी का, मैं तो नहीं ये बातें कहना छोड़ूंगी, क्योंकि इस तरह तो वो मेरी बेटी का और ही उसको और डगर पे एक ले जाएंगे, और जो उसकी एक जिस तरह से हमने अपब्रिंगिंग की है, ये जो उसके गोल्स हैं या हम जो चाहते हैं वो करे, वो नहीं कर पाएगी। मुझे वो बात भी रीजनेबल एक्सक्यूज मी, मुझे ये बात भी रीजनेबल लगी। मुझे लगा कि यार ये लैला की माँ भी बिल्कुल ठीक बात कर रही है। सोल्यूशन क्या, वही। सो व्हेन यू सी ऑल दीज सीन्स एंड व्हेन यू सी ऑल ऑफ दिस हैपनिंग, लैला जो है वो भी शी इज ट्राइंग टू गिव हर 100%। वो खाना बनाना इवन तो उसको नहीं आया, रोटियां भी उससे सही नहीं बनी, कोशिश तो कर रही है वो नहीं चाह रही कि उसके दिमाग में ये कतन नहीं है अभी तक कि वो इस घर को तोड़ दे या अलग हो जाए। कोशिश वो यही कर रही है कि वो एडजस्ट करे। लेकिन ये कहाँ पे हमने देखा था, कहाँ पे हमने, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, जहाँ पे वो था कि रोटी मेकर ले आए और रोटी, कहाँ था यार ये क्या हुआ है, forgot something I've forgotten। तो ये लाइफ को अगर अपनी कि क्या था, कहाँ था यार वो रोटी मेकर वाला था कि जिसमें आपने रोटी मेकर से रोटी बनाई है। परवरिश में क्या दिखा रहे हो, परवरिश, यू रिमेंबर? हाँ, तुमने देखा हुआ परवरिश? गुड। परवरिश में था, तो परवरिश में भी यही बात थी कि अगर आप अपना उसको जिंदगी को आसान बनाने के लिए अगर आप किसी चीज का सहारा ले रहे हो, अगर आप ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ले, उसमें क्या प्रॉब्लम है, कपड़े तो लैला नहीं धोने हैं ना, तो अगर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आ जाती है इसमें क्या इशू है? क्या नहीं जी, कि उनके पास अगर ऑटोमेटिक नहीं है तो उनके पास भी होनी चाहिए ऑटोमेटिक। व्हाट इज द प्रॉब्लम? सो अगेन जमा तकसीम व्हाट इट डज इज दैट इट मेक्स यू थिंक कि यार कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, किसकी कितनी बाउंड्री है, उसको पुश करनी चाहिए, नहीं पुश करनी चाहिए, किस एक्सटेंट पे जाना चाहिए। All of that is very well executed, I feel. So, सरवत नज़ीर साहिबा, अली हसन, राइटर डायरेक्टर, उनको शाउट आउट। आई थिंक मावरा एंड तला आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब, दोनों की परफॉर्मेंसेज, स्पेशली मावरा जो लैला जिस कश्मकश में है, वेर वो बड़ी सिंसेरिटी के साथ चाह रही है कि वो इस फैमिली में एडजस्ट कर जाए, मुझे नज़र आती है उसकी सिंसेरिटी। येट जो इनेटली वो है, जैसे वो घर अपने जब लॉन्ड्री लेके जाती है और वो वहाँ पे अपने जिस कन्वीनियंस के साथ अपने घर की डोमेस्टिक स्टाफ को कहती है कि जी वो निकाल लें, वो लॉन्ड्री लेके आई हूँ, अच्छा नाश्ता भी बना दे, तो वो जो एक सुकून का सांस वो लेती है, उसकी कश्मकश मुझे समझ में आ रही है। एनी यंग गर्ल who's in this situation and who is facing these kinds of challenges will behave exactly that way. And I think that was a really cute scene between Tala and Mavra, between Kais and Laila. जब कैस रात को, ज़ाहिर है अम्मा अब्बा जब डांटते हैं, बातें सुनाते हैं, उसके बाद वो थोड़ा सा गुस्सा अपना जो भी बिल्डअप एंगर होता है वो निकालता है लैला के ऊपर। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन लैला इज प्रिटेंडिंग टू बी asleep एंड कैस पर्दे को पहले पीछे करता है, फिर उसके पास आता है, फिर हाथ से उसके धूप रोकता है। आई थिंक दैट वाज अ क्यूट सीन। और उसको कहता है कि उठ जाओ अब, मैं आई नो यू आर अवेक, और वो बहुत कहता है आंखें खोलो, और वो आंखें नहीं खोलती, और वो फिर चला जाता है और फिर वो आंखें खोलती है। तो दम है कहानी में। इट इज़ वेल एग्जीक्यूटेड ऑल्सो, इट इज़ वेल एक्टेड। कहीं कहीं पे हाँ मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा, जैसे पूरा जो बच्चों वाला ट्रैक है, जो एक बड़े भाई का बेटा है और वो जो
घर में दूसरी जो अपनी कज़न्स हैं उनको, एक कज़न को हरास कर रहा है, वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा, बिकॉज अगेन ऑलरेडी इट इज़, वही मैं बात करूं जो शुरू में की कि वो ट्रिगर कर जाता है बहुत सारे लोगों को, तो शायद एक प्लॉट लाइन अगर कम भी होती तो वुड हैव बीन फाइन, सिर्फ अगर हम उसी पे फोकस करते। ये जो एडिशनल प्लॉट लाइन है, फिर एक जो वो मोमेंट था वेयर हसन अहमद का जो कैरेक्टर है, उनके कैरेक्टर का नाम मैं भूल गया हूँ, वो जब बिकॉज सेम कपड़े पहने होते हैं तो वो लैला के आंखों पे हाथ रख देते हैं समझ के कि बीवी है, फिर हमें उनकी बैक स्टोरी पता चलती, जो कि हमें अंदाज़ा लग ही रहा था पिछली कुछ एपिसोड से कि थोड़े लीचड़ से इंसान है और जो भी, बट इन दैट मोमेंट आई डोंट थिंक हिज इंटेंशन वाज टू हरास लैला इन एनी वे, ही जेन्युइनली थॉट कि वो लैला नहीं उसकी बीवी है वहाँ पे, बट अगेन वो प्लॉट लाइन ऐड करना और वो सीन अगर डाला है बीच में तो मुझे लगा कि शायद थोड़ा सा एक्सेसिव हो रहा है। आपको लग रहा है या नहीं लग रहा, आप कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं यहाँ से आपके कुछ कमेंट्स भी लेता हूँ कि आप लोग क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, सना मॉन्स्टर वन, सना वाई आर यू अ मॉन्स्टर, सना मॉन्स्टर वन ने लिखा है, I love Jama Takseem. It's very real and relatable. I hope it does not get into too much रोना धोना और जुल्म। यही बात है ना, वो एक डर लगा रहता है जमा तकसीम को देखते हुए, इवन दो अभी तक उतना कुछ नहीं हुआ, बट वो डर लगा रहता है कि यार ये उस टेरिटरी में तो नहीं टिप कर जाएगा, क्योंकि हमने इतने ऐसे ड्रामे देखे हैं और इतना हम अब वो इतनी बार एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि एक अच्छा ड्रामा जा रहा था, फिर एकदम उसमें इतनी चीज़ें होने लग जाती हैं कि एज अ व्यूअर नाउ यूर लाइक यार अच्छा अब ये हो तो नहीं जाएगा, अब ये ज़्यादा तो नहीं उस डार्क टेरिटरी में चला जाएगा। बट आई डू हैव अ लॉट ऑफ ट्रस्ट इन सरवत नजीज़ राइटिंग, सो लेट्स सी। अब प्रेडेटर 8023 ने लिखा है, आई रिलेट अ लॉट विद जमा तकसीम एज आई ग्रू अप इन अ जॉइंट फैमिली, इट्स टोटली इंजॉयबल बिकॉज ऑफ हाउ ऑल द थिंग्स आर बीइंग पोर्ट्रेड। जमा तकसीम 100% रिलेटेबल। वसीम नूर 3061, 3 कॉमेंट्स लिए, तीनों कॉमेंट्स में एक वर्ड कॉमन है, रिलेटेबल। Jama Takseem is such an underrated gem. Kylie Vans 8499, Jama Takseem hard. Jama Takseem यार बहुत अच्छा है, बट कैरेक्टर्स की लिमिटेशन होनी चाहिए। शहनाज बीबी X7F, ये देखें, अब ये बात वही है जो मैं कह रहा हूँ। अली बिन आबिद 367 कहते हैं, आमना की एक बात बहुत अच्छी है कि आमना वो बातें कहती जो मेरे दिल में होती हैं। जमा तकसीम में लैला से सारा खाना बनवाना, मावरा के माथे पे बाल, दानिया का इरिटेटिंग रैप, ओपरा, अच्छा ये उधर उसमें चले गए हैं फिर तमाशा में भी, ठीक है। ये बेसिकली कमेंट आमना की तारीफ में था। फातिहा हेमल ने लिखा है, जमा तकसीम रियली अ गुड ड्रामा इन 2025 चल रहा है, बट इश्यूज ऑफ जॉइंट फैमिलीज आज भी यही हैं। आज भी लड़की अपने ससुराल में बिजी होकर क्वालिटी टाइम हस्बैंड के साथ नहीं स्पेंड कर सकती। बीनिश तौसीफ 8262 ने लिखा है, जमा तकसीम इज सो रिलेटेबल फॉर दोज हु हैव लिव्ड और आर लिविंग इन जॉइंट फैमिली। फिर रिलेटेबल आ गया। अच्छा, लेकिन सिदरा कफील 9160 ने नीचे जवाब दिया है, सॉरी आई कांट रिलेट टू इट एट ऑल बीइंग बोर्न एंड लिव्ड इन अ जॉइंट फैमिली। यस, द प्रेशर ऑफ किचन वर्क इज ऑल देयर इन जॉइंट फैमिलीज ऑलवेज, बट दिस ड्रामा इज सो OTT। तो वही बात है, शायद कुछ लोगों को कुछ थीम्स ड्रामे की ऐसे लगें कि वो एक्सेसिव हैं। Would definitely be watching Jama Takseem, finally a good show on Hum after Karze Jaan. Momina Kashif 3188, true Jama Takseem is enjoyable so far. SR Mithu, Jama Takseem is actually very real. Ramisha Salim 733, मुझे जमा तकसीम चांद तारा आयजा एंड दानिश वाले ड्रामे जैसा लगा। जीशान, उनके कोई 10 A's और 3 N है उनके नाम में, ठीक है। सो जमा तकसीम रियली इंजॉयड जमा तकसीम, वेल रिटन, एग्जीक्यूटेड एंड परफॉर्म, लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग इट। फयाज हबीब 4093। तो आप जैसे देख सकते, ये आप लोगों के कमेंट्स थे हमारे रिव्यूज़ के ऊपर, तो मेजॉरिटी आप लोगों में से इससे रिलेट कर रही है, इसको पसंद कर रही है, इन्जॉय कर रही है। अब हम चलते हैं हम टीवी के यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहाँ पे जमा तकसीम की एपिसोड अपलोड हुई है, उनके कुछ टॉप कमेंट्स देखते हैं।
सिया7610 का कमेंट जो टॉप कमेंट है 1200 लाइक्स के साथ, उन्होंने लिखा है इफ दे शोड वंस अगेन हम साथ साथ हैं इन द एंड आफ्टर शोइंग सो मेनी रियलिस्टिक इश्यूज ऑफ जॉइंट फैमिली दिस ड्रामा वुड बी अ फेल। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये एवरीबडी वाचिंग जमा तकसीम, लेकिन हर किसी को कोई ना कोई रिजर्वेशन है जमा। ये दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इतने व्यूवर्स हम सब डसे हुए हैं कि एक अच्छा ड्रामा शुरू होता है और फिर उसके बाद उसमें कुछ ना कुछ झोल, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ इशू आ जाता है कि एवरीबडी इज रियली वेरी एप्रीहेंसिव जब कोई अच्छा ड्रामा शुरू होता है, विच इज आई डोंट ब्लेम द ऑडियंस, आई थिंक इट्स क्वाइट फेयर। और ये हमारे साथ, आपके साथ इतनी बार ऐसा हुआ है कि आप ये देखें, इवन ये 1200 लाइक्स है इसके ऊपर, और अगर आप इसके रिप्लाई सारे पढ़ें तो एवरीबडी इज अग्रीइंग विद दिस पर्सन। I hated the elder Bhabhi. So relatable. I thought that the other Bhabhi was good, but in this episode it was shown that she was the main reason for the fight. Literally, Princess Ira 431 likes इस कमेंट में। हस्बैंड वाइफ की आपस की कोई नाराजगी नहीं होती, सारे मसले बस इस जॉइंट फैमिली सिस्टम से होते। दिस ड्रामा इज रियली बेस्ड ऑन रियलिटी। 675 likes. Wow, I was so irritated when Rashta completely ignored what Maria said about Zishan harassing Sidra. Like she didn't even bother properly speaking to her own daughter, just wants the other gossip. I hope that Cass is the one to make them shift, not Lela. He should realize on his own how incredible his family is. OLI J36. I just read OLI J36 is another comment also. भाई एक और इनके तो multiple comments popular हैं। This drama literally based on reality. Who agrees? 417 likes. पिछले वाले पे 220 likes थे। हाय बेचारी बेटियां, मेरी 3 बेटियां और मुझे इतना डर लगता है इस वक्त से। शुक्र है मेरा ससुराल अच्छा है, अल्लाह हर बेटी के साथ साथ मेरी बेटियों के नसीब अच्छे करे। आर्ट्स स्पाइस फन 687 likes। इंटरेस्टिंग कमेंट। मेरे ख्याल में यहाँ पे पेरेंट्स का रोल आ जाता है, और यहाँ पे रोल आ जाता था लैला के पेरेंट्स का। रियलिस्टिक दिखाया ना कि अगर इतना ज़्यादा फ़र्क है 2 फैमिलीज़ में, तो ये जो सारी चीज़ें हैं करने की, जो अब कैस के पेरेंट्स भी सोच रहे हैं, कर रहे हैं, जो लैला की वालदा भी सोच रही हैं, कर रही हैं, ये चीज़ें शादी से पहले सोचने और करने की होती हैं। अगर लड़का और लड़की इस हद तक एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और शादी करना चाहते हैं, these are the conversations that need to be had before they get married. And I think यही मकसद शायद जमा तकसीम का भी वो आगे चल के शायद समझ में आए कि असल ज़िंदगी में सोल्यूशन ये है कि या तो फिर आप शादी ना करें जब आप इतना आपका मुख्तलिफ बैकग्राउंड है, क्योंकि आगे चल के अगर आप अलग हों या मसलों को सॉल्व ना कर सकें या एक दूसरे के साथ डिस्पाइट योर बेस्ट इंटेंशंस आप दूसरों की वजह से ना एडजस्ट कर पाएँ, तो उससे बेहतर है अभी से आप फासले अलग कर लें, रास्ते अलग कर लें। और अगर आपने करना ही है ये फैसला कि आपने शादी करनी है, तो फिर आप सोचें समझें। और इसमें मेरे ख्याल में सबसे बड़ी जिम्मेदारी माँ बाप पे ही आयद होती है। आप ये क्यों सोचें या क्यों कह रही है कि आपको अपनी बेटियों को लेके परेशानी है। आप अगर उनकी माँ हैं तो आप सोचें। और बेचारी, इसमें आप बेचारापन की मेरे ख्याल में कोई बात नहीं है, क्योंकि लड़का भी तो सफ़र करता है, लड़की भी सफ़र करती है। शादी में 2 लोग होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बेटियों के साथ ही बुरा होता है। अगर लड़का अच्छा, जैसे कैस तो एक अच्छा लड़का है, कैस एक बुरा बच्चा तो नहीं है, मेहनती है, वो लैला से प्यार भी बहुत करता है। और जो हमने प्रोमोज में देखा है शायद वो लैला के लिए अपने पेरेंट्स से अलग भी हो जाए, बाद में जो होता है वो देखेंगे। लेकिन ही इज़ नॉट अ बैड बॉय, तो उसके साथ भी बुरा हो रहा है, उसके साथ भी गलत हो रहा है। तो इसमें मेरे ख्याल में ये नहीं, इस सोच के साथ हाँ लड़कियों के साथ शायद ज़्यादा ज्यादती हो जाती है, लेकिन अगर पहले से ये सोच होगी कि यार कि बेटियों के साथ ही ज्यादती होनी है और बेटियों के साथ ही बुरा होता है, तो फिर तो हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे ना। सो हमें इस सोच को भी थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। एक शादी में 2 लोग होते हैं, एक लड़का और एक लड़की, दोनों के बारे में सोचना है और दोनों के माँ बाप को दोनों के बारे में सोचना है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो लड़के के माँ बाप हैं वो लड़के के बारे में सोचें और लड़की के माँ बाप से लड़की के बारे में सोचें, नहीं। क्योंकि जब आप शादी करते हैं अपनी बेटी की, अपने बेटे की, तो जो आपकी बेटी या बेटा जिससे शादी करता है वो भी आपकी औलाद बन जाता है। उस सोच के साथ अगर सब माँ बाप चलेंगे, मुझे ऐसा लगता है
तो फिर बेहतरी आ जाएगी। अच्छा, मैं एक ये कमेंट भी लेना चाहूँगा, फातिमा नूर 9191 का कमेंट है हम टीवी के पेज के ऊपर। आई थिंक दिस ड्रामा इज अबाउट द इलॉजिकल सिस्टम ऑफ जॉइंट फैमिली, द वे elders create pressures to be together, but in reality nobody in joint family loves each other. तो ये हर एक का एक्सपीरियंस मुख्तलिफ है जॉइंट फैमिली को लेके, और जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं वो लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि हर जॉइंट फैमिली में एक तरह की डायनामिक होती है। कुछ चीज़ें सिमिलर होती हैं, कुछ चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कॉन्वर्सेशन हो रही है, जो कि ज़रूरी कॉन्वर्सेशन है। ज़ाती तौर पर मुझे ये लगता है कि बच्चों की जैसे ही शादी हो या शादी की उम्र को पहुँचे या जब शादी हो जाए तो उनको इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए। इंडिपेंडेंट होने का ये मतलब नहीं होता कि आप अपने माँ बाप का ख्याल ना करें या आप उनसे मोहब्बत ना करें या प्यार ना करें। और मुझे लगता है फ्रैंकली स्पीकिंग कि उससे आपकी कुर्बत और प्यार एक्चुअली बढ़ता है। बट एवरीबडी डिज़र्व्स अ पर्सनल स्पेस। माँ बाप भी पर्सनल स्पेस डिज़र्व करते हैं, पर्सनल टाइम डिज़र्व करते हैं। और ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि अलग हो जाएं तो माँ बाप का ख्याल ना करें। But yeah, these are interesting things that Jama Takseem has brought forward, and I'm enjoying it. और let's see. Again, बात वही है, बॉटम लाइन ये है कि बस ज़्यादा डार्क ना हो जाए और ज़्यादा इसको वो इसमें जो प्लॉट लाइन्स हैं वो एक्सेसिव ना हो जाए। बस देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। मूविंग ऑन टू देन, ख़वातीन और हज़रात, तमाशा। तमाशा का मज़ा आता है जब आमना हो साथ में, लेकिन बहुत सारी एपिसोड्स इकट्ठी हो गई हैं तो कुछ ना कुछ तो कॉन्वर्सेशन तमाशा के ऊपर बनती है। मैंने आपको इंट्रो क्या ही था, तो मेरी गुफ्तगू चल रही है अब तक, बट मैंने अभी कुछ देर पहले आपको कहा कि कल ट्यूसडे को जो तमाशा की एपिसोड आएगी वो आपने मिस नहीं करनी, तो वो आपने मिस नहीं करनी, ठीक है। कल ट्यूसडे क्या तारीख है? 30 तारीख। कल ट्यूसडे 30 तारीख की तमाशा की एपिसोड आपने मिस नहीं करनी। इस हफ्ते जो कुछ तमाशा में हुआ और उसके बाद जो एलिमिनेशन हुई, मैं देख रहा था पिछले हफ्ते की एलिमिनेशन से तो कुछ लोग खुश नहीं थे। इस हफ्ते की एलिमिनेशन से बहुत सारे लोग, ऑलमोस्ट सारे लोग बहुत खुश हुए। ऑफ कोर्स मैडी और दानिया एलिमिनेट हो गए। उससे पहले हम देख रहे थे काफ़ी सारी टास्क हुई। एक टास्क जो मुझे अब याद है, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया पिछले पूरे हफ्ते को, हम आगे निकल चुके हैं, बट एक टास्क जिसके बारे में बात करना चाहूँगा, जिसको मैंने बहुत इन्जॉय किया, वो थी उनकी थिएटर परफॉर्मेंस। आखिरी जो हमने मेरे ख्याल में बात की थी वो तभी बात की थी जब थिएटर वाली टास्क का प्रोमो आया था। उस वक्त परफॉर्मेंस हुई नहीं थी, बट व्हेन आई सॉ दैट परफॉर्मेंस आई वाज एक्चुअली वेरी इम्प्रेस्ड बाय मलाइका, ओमी एंड मुस्लिम. I think all three of them did a fantastic job, and that theatre performance of theirs was quite something. Especially Malaika, because we keep hearing that she's not acted before, and ये उनकी पहली acting performance of any kind थी, चाहे जितनी भी छोटी हो, but पहली ही थी. I think she was very powerful, और expressions, आवाज़, वो गुड़िया को इस तरह ज़ोर ज़ोर से जो कैंची मारना, आई थिंक शी गॉट इंजर्ड ऑल्सो। बाद में अगले दिन हमने देखा उनके हाथ पे पट्टी वट्टी भी बन रही थी, सो दैट वाज रियली गुड। बट मुस्लिम आई थिंक वाज ऑल्सो इक्वली गुड। मुस्लिम का ये है कि आई थिंक आई एम नॉट श्योर, आई थिंक ही इज़ नापा ट्रेंड, बट हिज परफॉर्मेंस एज जोकर or as that clown that he was playing was also very good. Omi, I was actually expecting a lot more. Not that his performance was bad, but मुझे लगता है कि ओमी की परफॉर्मेंस इससे भी शायद बेहतर हो सकती थी. For him, probably this was too close to reality. मुझे कॉन्सेप्ट भी उनका बहुत पसंद आया, by the way, जो तीनों ने कहा कि हम अपनी अपनी ज़िंदगी के कुछ एक्सपीरियंसेस को या उनसे इंस्पिरेशन लेके डिपिक्ट करना चाहते हैं, परफॉर्म करना चाहते हैं. तो ओमी वॉज ऑल्सो वेरी गुड. आई एम नॉट सेइंग ही वॉज बैड, बट मेरी नज़र में मलाइका एंड मुस्लिम को एक नंबर शायद एक्स्ट्रा मिले. मलाइका को ज़्यादा मिले बिकॉज शी इज़ गॉट नो एक्सपीरियंस. सैफ, जैनब और कमल लोगों वाला भी एक्ट अच्छा था, मुझे बुरा नहीं लगा. उनका बड़ा वो वाला एक्ट था कि जो मतलब क्लीशेड तो मैं नहीं कहूँगा, बट हाँ एक
टिपिकल सा जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यार इस तरह की परफॉर्मेंस होगी तो इस तरह का कॉन्सेप्ट और इस तरह का आइडिया होगा, विमेन एम्पावरमेंट ये वो. तो इट वाज आल्सो वेरी गुड. सैफ का गिटार बजाना और गाना गाना, वो तो खैर सैफ का गिटार और गाना तो हम सबको पसंद आ ही रहा है, पहले दिन से हम इंजॉय भी बहुत कर रहे हैं. ज़ैनब ने भी आई थिंक अच्छी परफॉर्मेंस की. कंवल ने भी ठीक ठाक परफॉर्म कर लिया. जो पूरी उनकी आपस में बात हो रही थी कि कंवल जो है उसको बीवी का रोल करना है और वो सब कुछ, तो उसमें था कि कंवल परफॉर्म नहीं कर पाएगी. तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि अगर कंवल बीवी बन जाती तो वो परफॉर्म ना कर पाती. आई थिंक एज मदर एंड एज सॉर्ट ऑफ लाइक, पहले वो माँ जिसको मार पड़ती और फिर वो माँ जो कि अपनी बहू को शुरू में वो जब अपने बेटे से मार पड़वाती है, बाद में वो रोक देती है ऑब्वियसली अपने बेटे को. तो वो जो एक वेरिएशन थी एक्सप्रेशंस की कमल की, वो भी बहुत अच्छी थी. सो अगर इफ़ शी प्लेड सैफ्स वाइफ इन दैट प्ले, तो मेरे ख्याल में शी वुड हैव डन अ गुड जॉब. तो अच्छा था, वो भी अच्छा था. मैडी और सॉरी मुस्लिम मलाइका और ओमी वाला तो ज़ाहिर है बहुत अच्छा था, बट दिस वाज आल्सो नॉट बैड. व्हाट वाज बैड वाज जो तीसरा था, जो तीसरी परफॉर्मेंस थी. तीसरी परफॉर्मेंस थी किसकी? तीसरी परफॉर्मेंस थी मैडी और माहम और सारा नीलम और यासीन. अच्छा, वो उस परफॉर्मेंस को मैं जब देख रहा था, फिर मैं देख रहा था कि उनके ज़ाहिर है जब वो परफॉर्म करना था, उन्होंने उनके आर्गूमेंट्स भी बहुत हो रहे थे, उनकी लड़ाइयाँ भी बहुत हो रही थी, उनकी नोकझोंक हो रही थी कि अच्छा मैं करूँगी, मैं लिखूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा. मैंने कहा पता नहीं क्या ही बन रहा है यार, कोई ऑस्कर विनिंग कोई प्रोजेक्ट बनने जा रहा है. लेकिन जब मैंने वो परफॉर्मेंस देखी तो आई वाज क्वाइट डिसअपॉइंटेड. सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटेड मुझे यासीन में हुई, बिकॉज अपेरेंटली यासीन ने पहले एक्टिंग की हुई है, पहले काम किया हुआ है, और फिर यासीन ने बहुत ये बोला भी कि मैं तो ओमी से जीता हूँ एक कंपटीशन या वो, जिस बात पे मुझे यकीन आया तो नहीं, लेकिन अगर यासीन कह रहा है तो ज़रूर जीता होगा. आई थिंक ओमी इज़ अ मच बेटर परफॉर्मर दैन यासीन. तो यासीन का जो एक्सेंट था वो शुरू कहाँ से हुआ? एक तो जिन लोगों को पंजाबी बोलनी नहीं आती, मेरे ख्याल में उनको पंजाबी बोलनी नहीं चाहिए. मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि मैं पंजाबी हूँ, तो मुझे थोड़ा सा जब पंजाबी एक्सेंट की मौकरी बनाई जाए, आई अंडरस्टैंड कि यार आप पंजाबी अगर आपकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है और आप गलत प्रोनाउंस कर दें, दैट इज़ फाइन. लेकिन आप एक्सेंट ही गलत वो करके मेरी तूने क्या कर, कौन सा पंजाबी ऐसे बात करता है यार? मेरी सारी उम्र पंजाबियों में गुजरी है, ऐसे कोई बात नहीं करता. तो वो थोड़ा सा अनोइंग हो गया. महाम आई थिंक वाज कंपैरेटिवली बेटर. महाम के एक्सप्रेशंस भी ठीक थे, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छे थे, ठीक थे. बट वही बात है, जब बाकियों की परफॉर्मेंस इतनी, सारा नीलम की परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी, मैडी की परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी. वो तो हमारे जो सुपरस्टार हैं हुमायूं सईद, उन्होंने भी फीडबैक और कमेंट्स दिए, उसी से अंदाज़ा हो गया. सो वो मुझे ओवरऑल जो एक्ट था और जो परफॉर्मेंस थी वो भी कोई ख़ास पसंद नहीं आई. अच्छा, उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद एलिमिनेशन हुई है एक दिन, और एलिमिनेशन में दानिया और मैडी एलिमिनेट हुए हैं. आई थिंक क्वाइट फेयर, उनकी ही एलिमिनेशन बनती थी. उसके अलावा मुझे नहीं समझ आ रही थी कि कौन जाएगा. हाँ, सारा नीलम को लेके बार बार जहन बनता है, एक ऐसा लगता है कि शायद सारा नीलम एलिमिनेट होगी, लेकिन सारा नीलम ने ये कसम खा ली है और ऑडियंस ने शायद ये कसम खा ली है कि उन्होंने सारा नीलम को बचाना है. तो अब मैं भी काइंड ऑफ यूज्ड हो गया. और पिछले हफ्ते सारा नीलम हमें नज़र आई भी थी. दानिया की एलिमिनेशन में काइंड ऑफ एक्सपेक्ट कर रहा था, मैंने पिछले अपने रिव्यू में बोल दिया था, बिकॉज दानिया नज़र खुद से नहीं आ रही थी. वो दानिया की वजारत के बाद से दानिया खो सी कहीं गई थी, और दानिया हमें नज़र आती थी बिकॉज ऑफ दानियाज इक्वेजन विद अदर पीपल, नॉट बिकॉज ऑफ दानिया. तो दानिया का भी एलिमिनेट होना मुझे समझ में आता है. और मैडी तो हम वैसे ही एक्सपेक्ट कर रहे थे काफ़ी टाइम से कि मैडी ने एलिमिनेट होना है, तो इसलिए नॉट क्वाइट शॉकिंग. अब मैं देखता हूँ कि अच्छा, फिर आए जी, हमने जो बात की थी माहम को लेके, माहम को लेके हमने जो बात की थी उसका कल बादशाह, कल जो एपिसोड आई, कल का मतलब संडे, हाँ हम अभी बिल्कुल वो चल रहे हैं कट टू कट. कल संडे था ना, संडे की एपिसोड में माहम को बादशाह सलाम ने रेप्रिमांड भी किया, उनको पनिश भी किया. और जहाँ कल की बात आती है, मैं दोबारा कहूँगा कल ट्यूसडे की एपिसोड आपने मिस नहीं करनी, ठीक है, ज़रूर देखनी है.
कल बादशाह सलामत ने फाइनली माहम की क्लास ली और ठीक ठाक क्लास ली। माहम को बिठाया, माहम फिर सुबह उठी और उठने से पहले माहम ने बल्कि उठी भी लेट, गाना जब चला माहम डिडंट वेक अप। उसके बाद माहम ने मेकअप में फिर दोबारा टाइम लगाया, फिर माहम ड्रायर अंदर लेगी। तो मैं भी यही सोच रहा था, आप लोग भी यही सोच रहे होंगे यार माहम कब से ये सारी चीज़ें कर रही हैं, लेकिन उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी होती हुई नज़र नहीं आ रही। हालांकि बाकी घर वालों ने भी काफ़ी शोर मचाया कि माँ तुम ये क्या करें। तो भाई बादशाह सलामत आए और बादशाह सलामत ने माहम की इस बार वो क्लास ली जो कि मुझे तो बहुत मज़ा आया, मुझे दिली सुकून मिला। माहम को ना सिर्फ उन्होंने अनसेफ कर दिया, और ये बड़ा क्रूशल वीक है। दिस इज़ द वीक दैट इज़ लीडिंग टू द फिनाले, द फाइनल वीक। और इसमें अनसेफ होने का मतलब है अगर कोई गेम आप नहीं खेल सकते तो आपके चांसेस मज़ीद कम हो जाएंगे। हो सकता है कोई मिड वीक भी एलिमिनेशन हो जाए। बार बार हम सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता होगी मिड वीक एलिमिनेशन या नहीं होगी। सो इस मोमेंट पे आके अनसेफ होना वाकई में एक बड़ी सज़ा है। तो मुझे खुशी हुई कि फाइनली माहम को वो सज़ा मिली। मुझे तो वैसे नहीं लगता था कि मैं तो हमेशा कहता हूँ कि बादशाह सलामत बायस नहीं है। मैं ये सवाल उठाता था, आमना को लगता था वो बायस है, लेकिन बादशाह सलामत ने इस बार प्रूव कर दिया कि उनके कोई बायसेस नहीं है। और उन्होंने माहम को सज़ा दे के ये जिन लोगों को ये लग रहा था कि बादशाह सलामत जो है उनका कोई सॉफ्ट स्पॉट है माहम की तरफ, ही प्रूव्ड एवरीवन रॉन्ग। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। सैफ को मुबारक हो, सैफ बन गए हैं वज़ीर। ही इज़ द फर्स्ट कंटेस्टेंट जो सेव हो गए हैं, जो कि अगले हफ्ते फाइनल वीक में पहले कंटेस्टेंट चले गए हैं। सैफ के चांसेस जीतने के पहले ही मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ही थे। क्या हुआ? 1 सेकंड का छोटा सा ब्रेक लेंगे, यहाँ पे कट लगेगा क्योंकि बैटरी चेंज होनी है। ख्वातीन हज़रात, आपने कहीं नहीं जाना। आई विल सी यू इन अ स्प्लिट सेकंड। जी आई एम बैक। अच्छा, तो एक एपिसोड मुझे याद आया, 2 एपिसोड्स और तमाशा की हुई। ये वाली तो अभी एलिमिनेशन के बाद हुई ना, एलिमिनेशन से पहले 2 और एपिसोड्स थी, 3 थी टोटल। एक परफॉर्मेंस हुई जिसमें थिएटर, उसकी हमने बात कर ली। एक वो बर्गर वाला टास्क था। वो बर्गर वाला टास्क मुझे कभी ऑनेस्टली पसंद नहीं आया, और वो मुझे समझ में भी नहीं आता। उसका वही हाल हुआ, इन लोगों ने फिर से, ये लोग सही से खेल नहीं सके और कोई भी सेव नहीं हो सका। इस सीज़न में मेरे ख्याल में जितने टास्क इन लोगों ने गंवाए हैं ना समझने की वजह से, वो भी कोई शायद एक रिकॉर्ड होगा। मुझे अब याद नहीं आ रहा कि पिछले सीज़न में कितने लोगों ने कितने टास्क गंवाए हैं, लेकिन ये लोग बहुत ही माजरत के साथ कभी कभी बेवकूफ़ी कर जाते हैं और अपने आप को सेव होने के मौके गंवाते रहते हैं। फिर अगला जो एपिसोड था वो इंटरेस्टिंग था। उसमें अकील आया। अकील सीज़न 3 के विनर हैं और बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्म किया था पिछले साल। मुझे बड़ी खुशी हुई उनको देख के, लेकिन साथ ही साथ मैंने अंडरवेल्म फील किया। पता नहीं शायद अकील नर्वस थे या क्या थे, कंफ्यूज थे, मुझे नहीं पता। लेकिन अकील की एनर्जी वो वाली एनर्जी नहीं थी जो हमने पिछले साल देखी है। मेरा ओपिनियन है, आई डोंट नो, अगर हो सकता है आप लोग डिसएग्री करें मेरी बात से, हो सकता है आपको मज़ा आया हो, बट मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा शायद रिस्ट्रेंट था अकील, खुल के नहीं आया सामने। एक कैसे एक्सप्लेन करूं, मुझे लगा इस तरह से देख लें कि शायद आई वाज एक्सपेक्टिंग अ लॉट मोर। इट वाज़न्ट अ बैड अपीयरेंस। मैं ये नहीं कह रहा कि अकील बुरा लग रहा था या अच्छा नहीं लगा अकील को देख के, बट आई थिंक इसमें और ज़्यादा कुछ हो सकता था मज़े का। एक तो जब भी कोई तमाशा घर में जाता है तो आई थिंक देयर नीड्स टू बी अ पर्पस। मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई किसी उससे जाएं कि यार कि कोई एक्टिविटी लेके जाएं जो वो वहाँ पे करें, क्योंकि फीडबैक देना, कमेंट देना, हर बंदा जाके कमेंट देगा, फीडबैक देगा, कमेंट देगा, फीडबैक देगा, तो उसमें काफ़ी सिमिलर चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। फिर ये होता है कि यार उसने भी ये कहा, उसने भी कहा, उसने भी ये किया, इसने क्या किया, यू नो। बट इट वाज गुड टू सी अकील। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिम एंड अगेन ही इज़ अ ट्रू एंटरटेनर। अकील ने जो गाने गाए और जिस तरह से सब ने रिएक्ट भी किया अकील को देख के, और जो विनर वाली अकील ने बातें की कि मैं क्योंकि विनर हूँ, और ये कुछ 600 बार अकील ने बात की कि मैं क्योंकि विनर हूँ। आई नो वो जान के कर रहा था। सो दैट वाज ऑल गुड। एंड थोड़ी याद ताज़ा हुई पिछले सीज़न की भी अकील के गाने सुन के, मुझे अच्छा लगा। ही वॉज लुकिंग वेरी गुड ऑल्सो। उसने अपने चश्मे भी दे दिए और सैफ को दिए, विनर के चश्मे। तो शायद अकील की नज़र में सैफ ही विनर है, जो अकील ने अपने विनर वाले चश्मे
सैफ को पहना दी, इवन तो शुरू में उसने वो चश्मे दिए और कहा कि विनर के चश्मे पहन के बताओ कि आपको क्या दिख रहा है और क्या लग रहा है। उसका आई थिंक ओमी ने सबसे अच्छा जवाब दिया कि मैं इस चश्मे पहन के देख रहा हूँ कि ट्रॉफी मैं रिसीव कर रहा हूँ। वो किसी और को समझ नहीं आई थी बात, बट चश्मे गए एंड में सैफ के पास। मैं देख रहा था अकील ने सबको कुछ ना कुछ दिया लड़कों को, और फिर मैंने देखा किसी ने कमेंट किया हुआ था कि लड़कियों को कुछ नहीं दिया। तो भाई एक या तो बंदा एक बैग बोरी भर के लेके जाए सबको सामान देने के लिए, किसको क्या देना है किसको क्या देना है, बट इट वाज अ स्वीट जेस्चर। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं कि आप लोगों का क्या फीडबैक आया हुआ है तमाशा को लेके, आपके कुछ कमेंट्स लेते हैं। Waiting for your review on the best episode of Tamasha Season 4, the most beautiful highlighted episode on social media because of Malaika Omi Muslim. Act Malaika is phenomenal. Best actress, best singer, best entertainer, beautiful, gorgeous. What else a heroine needs? And Humayun's word, literally Malaika makes us cry. Everyone is shocked. Bites of Bliss R2G. और जब मैं उनकी हिस्ट्री में देख रहा हूँ उनके सारे कमेंट्स मलाइका के बारे में, तो मैं ये नहीं कहूँगा ये मलाइका की कोई फ़ैन है, क्योंकि ये ऑब्वियस है, बट आई डू अग्री विद यू, मलाइका की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। उमर सिद्दीक 222 इंशाल्लाह विनर ऑफ तमाशा। सैफ हार्ट्स 12 कमेंट्स, 12 के 12 कमेंट्स सैफ के बारे में। नाइस रिव्यू अबाउट तमाशा एंड माहम बिहेवियर, शी वॉज वेरी रूड बट नेवर स्कोल्डेड फॉर एनीथिंग। साइकी इनसाइड 31, ये कोई हमारे व्यूवर जेन्युइन मुझे लग रहे हैं, बाकी भी जेन्युइन ही है भाई, लेकिन वो कमेंट हिस्ट्री से ज़रा पता चल जाता है कि इसका क्या इंटरेस्ट है। तो आई एग्री विद यू, लेकिन वो जी रेप्रीमांड कर दिया माहम को बादशाह सलामत ने, और ऐसा वैसा किया भाई कि ओहो अब तो माहम जो है वो, मेरे ख्याल में अब माहम को तब्दील हो जाना चाहिए, लेकिन लेट्स सी। और मैंने कहा ना सैफ वजीर बन गया, मुबारक, वो हो गई बात, हमने सैफ को वजारत की मुबारकबाद दे दी है। एनीवे, फलक अमीन 6387 ने लिखा है तमाशा आप लोग इतनी प्रीवियस एपिसोड का रिव्यू करते हैं तब तक मज़ा नहीं आता, ना याद रहता है लेटेस्ट एपिसोड का, क्या करें? बाकी बहुत सारे चैनल्स लेटेस्ट कर रहे होते हैं, मैं क्या करूं फलक, हम तभी रिव्यू करेंगे जब हम कर पाएंगे। इतना कंटेंट हम देख रहे होते हैं, हमारे लिए मुश्किल है रोज़ रिव्यू करना। कोशिश करते हैं कि आपके पास लेटेस्ट लेके आए। अभी तो फिलहाल तो ये लेटेस्ट ही आ रहा है, कल ही एपिसोड आई है, कल तक की सारी एपिसोड्स को मैंने कवर कर लिया है। गाइस कैन यू डू समथिंग फॉर द कमेंट सेक्शन? तमाशा के रिव्यू की वजह से ड्रामाज के रिव्यू के ऊपर लोगों के कमेंट ढूंढना पड़ता है। इट्स हार्ड फॉर अस हू डोंट वॉच तमाशा। महरीन सब्रवाल 8241, महरीन आपके नाम में सब्र आता है तो बस आप सब्र करें, मैं क्या कह सकता हूँ, दिस इज समथिंग वी कांट डू एनीथिंग अबाउट। यार तमाशा का इतना कम रिव्यू, वाई भाई आप लोग जो इतना रिव्यू कर रहे हैं तमाशा को, हम क्या करें? आप भी इतने माशाल्लाह कर रहे हैं। ये तमाशा लाफ से क्यों स्टार्ट होता है? हुमैरा बाबर 6662, ये अच्छा सवाल है, मेरे पास इसका जवाब नहीं है। कैलिफोर्नियन कराची आए तमाशा इन्होंने 25 लाख ही देने हैं। नहीं, उन्होंने मेरे ख्याल, यार ये बड़ी देखें, अगर ये लोग पैसे ना कटवाते तो तमाशा वाले क्या करते? पैसे तो इन लोगों ने कटवाए हैं ना, रूल्स ना फॉलो करके, खाना ऑर्डर करके। तमाशा ने तो नहीं कहा था कि खाना ऑर्डर करो, तो अगर ये खाना ना ऑर्डर करते, ये पैसे ना कटते, और पैसे ना करते तो उनको उतने ही पैसे जाते। तमाशा वाले क्या करते हैं एंड में? मेरा नहीं ख्याल ये बात है, ये पैसे इन्होंने खुद ही कटवाए हैं सबने। अच्छा, एक काम करते हैं, तमाशा की जो कल एपिसोड आई है उस पे जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे, हालांकि मुझे पता है वहाँ पे क्या फीडबैक होगा, लेकिन चलें फिर भी हम वहाँ पे जाके देख लेते हैं। अच्छा जी, 1600 कमेंट्स हैं जिस कमेंट के ऊपर कल की एपिसोड पे, सैफ इज सेफ एंड फर्स्ट वन टू गो फॉर फिनाले वीक, दैट्स विनर मटेरियल, वाओ सो मेनी लाइक्स ऑन माय फर्स्ट कमेंट। हाँ, सैफ सीम्स लाइक अ विनर, ही इज बिहेविंग लाइक अ विनर। थोड़ा सा अब मुझे फील होने लग गया है कि खैर चलें, आमना आएंगी तो फिर इस पर बात करेंगे। Malik Aghil as first finalist and last Wazir. Now our hero is first finalist and last Wazir. History repeating itself. 537 likes on this one. Finally, यार our Wazir share is back now. कितना lucky है ये बंदा यार। Starting days first week में भी यही बना
था जिसे सबकी वजारत बहुत पसंद आई थी और अब फाइनली सेकंड लास्ट वीक में भी वजीर बन गया सैफ से माशाल्लाह गाइस 460 लाइक्स। सैफ एंड यासीन टॉकिंग अबाउट आलू एंड टमाटर उगाना इज सम क्रेजी सीरियस कॉन्वर्सेशन। या दैट वाज रियली फनी। कल की एपिसोड में जो सैफ ने कहा कि बीज उगा लेते और हम यहाँ पे टमाटर उगा लेते और आलू उगा लेते, आई थिंक ही वाज जोकिंग बट दैट वाज फनी। When Omi was fighting with Maham, it was just a stressful duration, but as soon as Saif stepped in the fight, it became more fun and entertaining. Saif to Kamal, बाहर जाएंगे, मैं तुम्हें स्टेक खिलाऊंगा, वो so epic that shows how much he was concerned. हाँ, कमल बड़ी upset है अब, वो कह रही है मैं दालें खा खा के थक गई हूँ. When Saif and Yasin planning about आलू का पौधा is so funny. अच्छा, लोगों को वो सीन बहुत पसंद आया. Saif is such a gem. Omi manipulates other contestants against Saif, bad mouth about him, make conspiracies, and on the other hand, Saif is concerned that Omi is not eating and forcing him to eat. That was a nice moment. जब ओमी और मुस्लिम की कोई बात हुई और सैफ ने बोला कि ओमी खाना खा लो, that was sweet. I also noticed. ठीक है. One thing I truly admire about Yasin and Saif's friendship is that no matter the conflicts or disagreements, they never cross the line of respect for each other. 1300 likes. हाँ, बर्गर वाली टास्क में सैफ ने यासीन को निकाला गेम से, यासीन ने सैफ को निकाला, उनकी दोस्ती कायम है. ठीक है, इतनी तो एक दूसरे को निकालना पड़ता ही है जब आप गेम खेल रहे हो. मलाइका की पर्सनैलिटी, और इस कमेंट पे 1300 लाइक्स है. मलाइका की जो पिछला मैंने पढ़ा सैफ और यासीन की दोस्ती पे, मलाइका की पर्सनैलिटी विद सैफ बहुत ही पॉजिटिव एंड इनहांसिंग आई है. शी सो काम एंड जीनियस. वाह 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 वाह, 28 लाइक्स ऑन दिस कमेंट. सैफ और यासीन को अभी यहाँ और 50 दिन रखना चाहिए कि हमें आलू उगाते दिखाते हैं, आलू उगा के दिखाते हैं. क्यूट. 183 लाइक्स. तो जैसा आप देख सकते हैं, द कमेंट सेक्शन इज इंटायरली अबाउट सैफ. And yeah, people are supporting him. And ज़्यादातर जो comments हैं, feedback है, वो समथिंग हॉट के रिव्यूज़ हों या तमाशा के एपिसोड्स हों, वो सैफ के ऊपर है, सैफ के बारे में. तो हम लोग भी शुरू दिन से ये कह रहे हैं कि सैफ इज़ विनर मटीरियल और ही इज़ प्लेड इज़ गेम रियली वेल. अब वो दोबारा वज़ीर बन गया. एज़ वज़ीर देखते हैं कि हफ्ता कैसे जाता है. एक चीज़ जो बहुत, जिसके बारे में आई थिंक फैंस को भी और व्यूवर्स को भी गौर करना चाहिए और मेरे ख्याल में कंटेस्टेंट्स भी सोच रहे होंगे कि जो आखिरी हफ्ता उस पर वोटिंग बहुत तेज़ी से चेंज हो रही होती है, ऊपर नीचे हो रही होती है, और हम पहले ये एग्जांपल देख चुके हैं. सो एवरी मूव काउंट्स, एवरी एक्शन मैटर्स. और आप लोग भी अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को वोट दें जाके. सैफ सेफ हुआ है अभी इस हफ्ते के लिए, अगले हफ्ते के लिए सेफ नहीं है. वो अगले हफ्ते की वोटिंग होगी. सो जिनको आप जिताना चाहते हैं उनको वोट दें. देयर इज़ नो अदर वे फॉर देम टू विनिंग एक्सेप्ट थ्रू योर वोट्स. सो वो लोग जो कहते हैं कि यार, मैंने खुद देखा कमेंट्स, बहुत सारा फीडबैक देखा, वो कहते हैं कि जी हमने XYZ कंटेस्टेंट को इसलिए नहीं वोट दिया क्योंकि हमें लगा कि यार उसको तो वैसे ही बहुत वोट मिल जाएंगे. तो हर एक बंदा अगर ये सोचना शुरू कर दे यार कि उसको बहुत वोट मिल जाएंगे और कोई भी वोट ना दे कि उसको लग रहा है कि कोई और वोट देगा, तो फिर वो जीतेगा नहीं. सो जिसको आप जिताना चाहते हैं, जिसको भी जिताना चाहते हैं, उसको वोट दें. और आई एम श्योर के जो अंदर घर में है वो भी ये सोच रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि ये एक क्रूशल टाइम है, और वो भी इस बात को मद्देनज़र रखेंगे कि वो ऐसा कुछ ना करें जिससे उनके वोट्स कम हो. अब माहम बच पाएंगी इस हफ्ते या नहीं, ये एक सवाल है. देखना पड़ेगा उनके एटीट्यूड में कितनी तब्दीली आती है. इस हफ्ते कौन एलिमिनेट होगा वो भी देखना पड़ेगा, उस पर भी बात करेंगे. लेकिन अब वेंसडे के रिव्यू में आमना भी आ चुकी हुई है, तब तक उनका फीडबैक भी लेंगे, उनसे पूछेंगे. उनको लग रहा था कि बादशाह सलामत का बायस है माहम की तरफ, तो अब तो बादशाह सलामत ने, माहम वो वाहिद कंटेस्टेंट है जिसको सेकंड लास्ट वीक में अनसेफ कर दिया फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द वीक. तो क्या अब भी आमना को लगता है कि बादशाह सलामत बायस हैं माहम के लिए? ये सारी गुफ्तगू होगी ख्वातीन और हज़रात ऑन वेंसडे. मुझे अब दीजिए इजाज़त. घंटे से ज़्यादा का हो गया भाई रिव्यू. कितनी देर हो गई? 1 hour 5-10 minutes हो गए भाई. तो आपसे इजाज़त चाहेंगे. सोलो रिव्यू इतना लंबा कर दिया चौधरी साहब ने, यार क्या करें. जैसे मैंने आपको कहा, कल ट्यूसडे को एक तो आपको रुमैसा का इंटरव्यू मिलेगा समथिंग हॉट पे रात को 8 बजे, वो आपने मिस नहीं करना. दूसरा, कल की जो तमाशा की एपिसोड है
वो आपने मिस नहीं करनी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।